हाय फ्रेंड्स। तो मैं योगेश फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइंस हब पर। कि हम बात करेंगे लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें हमने पढ़ा था, जो लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे, तो अपनी लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, उसके फीचर्स देखे थे और कुछ उसके अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स की भी हमने बात की थी। ठीक है, और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए अपना जो नया टॉपिक है आज का, प्रोकैरियोटिक सेल का ही जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है राइबोसोम्स, उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी तो पहले जाके प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, और ये जो टॉपिक अपना चल रहा है सेल का स्ट्रक्चर उसके बारे में, वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो आप वो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट लिंक भी आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से आप आसानी से उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट जो टॉपिक था अपना वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो चल रहा था, और उसके अंदर हमने बाकी टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। उसके अंदर हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, वो मेनली अगर देखा जाए तो जो मोनेरा है, यानी RH विटकर, आप जानते हैं उसको। तो उन्होंने जो 5 किंगडम थ्योरी दी थी, पंच जगत अवधारणा, हिंदी वालों के लिए अगर मैं बताऊं तो, ठीक है, पंच जगत अवधारणा उसको बोलते हैं। तो वो जो है उसके अंदर 5 जगत उन्होंने बताए थे, उनके नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, और उसी के कंटिन्यू देखते हुए हमने देखा कि जो मोनेरा है, मोनेरा जो जगत है, मोनेरा जो किंगडम है, उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये सब जो चीज़ें आती हैं वो सब की सब हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स से ये बनी हुई है। तो इसी के अंदर हमने उनके करेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। उसके अलावा हमने 2-3 टाइप से अलग अलग बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन थे बैक्टीरिया के, वो हमने जाने थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो पाए जाते हैं उनके बारे में, और उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और एक एडिशनल टॉपिक है आपके इंक्लूसिव बॉडीज, तो उसको हम पढ़ेंगे। और वो अपना लास्ट टॉपिक रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। उसके बाद हम अगला जो अपना टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें आपको पता है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हमने पढ़ी थी इसके बारे में आप सभी ने, आपको पता होगा, इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, PPLO, ये सब मैंने बताया था। तो आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए, जो राइबोसोम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं उनकी साइज होती है 50 mm से 20 mm, 15 mm से 20 mm। एनएम यहाँ पे नैनोमीटर इसका साइज है, ठीक है, नैनोमीटर इसका साइज है। तो ये इसकी साइज होती है। और ये जो है राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक जो सेल के जो राइबोसोम्स हैं, ये बने होते हैं 2 सब यूनिट से। वैसे तो यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक जो सेल है उसके राइबोसोम्स भी 2 सब यूनिट से बने होते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन सी सब यूनिट होती है। वो होती है 50S प्लस 30S। अब आपको लगेगा कि अगर इनको ऐड किया जाए तो ये होती है 80S, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सब यूनिट आएगी वो 70S आएंगी, ठीक है। और S क्या है उसके बारे में भी हमें जानेंगे। तो पहले इसको देखिए कि जैसे कि जो राइबोसोम है इसकी 2 यूनिट है, वो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है, यानी सैंडविच जैसे स्ट्रक्चर बनाती है। और क्या होता है कि जब ये यहाँ से ओवरलैप करके एक यूनिट बनाती है, एक कंप्लीट यूनिट बनाती है, 2 सब यूनिट मिलके, तो ये जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है ये आप 10 मान लीजिए, ठीक है। और अगर ये 10 है तो ये हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बचे क्या, अगर ये 50 है या 30 है और ये 10 मिक्स हो गया, तो फिर यहाँ पे बचता है अपना 40 और 30, या फिर हम 35 और 45 कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार से 70S की जो है यूनिट ये कंप्लीट होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, ठीक है। 70S टाइप का राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और अब एस से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि एस जो है ये क्या डिनोट करता है यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन टेशन कोफिशियंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये क्या बला है, तो मैं आपको बताऊं कि ये क्या है। जब हम स्टडी करते हैं राइबोसोम्स की, तो जो सेल है, ठीक है, उसको उसके उसको सेपरेट करने के लिए राइबोसोम को सेल के अंदर से, ठीक है,
प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमको स्टडी करनी है राइबोसोम की, तो बहुत सारी सेल्स हम लेंगे। जैसे हमने अगर ब्लड ले लिया, अगर हमने ब्लड लिया है तो इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हम लेंगे, और जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब को रखा जाएगा और उसको बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल जो फोर्सेस है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे फोर्स लगेगा और अलग अलग सेडिमेंटेशन जो यूनिट है उसको बोलते हैं कि जितने राउंड पे, ठीक है, वो जो है राइबोसोम्स वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, और का अध्ययन हम कर सकते हैं या स्टडी उनकी हम कर सकते हैं, तो 70S इसीलिए उस यूनिट को बोला जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कीजिए यहाँ तक का, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। तो ये जो है आपने नोट किया होगा। अब इसी राइबोसोम जो टॉपिक है इसी में हम आगे देखेंगे। आप साथ के साथ भी इसे नोट कर सकते हैं। इसी में हम आगे देखेंगे कि क्या होगा, जैसे कि ये अपना एक mRNA है, ठीक है, mRNA है। हम जब आगे पढ़ेंगे ये चैप्टर्स जेनेटिक मटेरियल वगैरह के बारे में तो आपको समझ आएगा। अभी आप समझ लीजिए कि ये mRNA है, इसके ऊपर जब ऐसे स्ट्रक्चर जो है राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स यानी राइबोसोम्स उनको हम बोलेंगे, वो जब अटैच हो जाती है तो ये एक इसमें काफ़ी सारे राइबोसोम्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो साइंस है उसके अंदर पॉली का जो मीनिंग है वो होता है मल्टी। तो एक से ज़्यादा जब राइबोसोम्स एक चेन में mRNA के ऊपर अटैच हो जाते हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं कि हिंदी वालों के लिए अगर मैं बताऊं कि mRNA के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं, लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, तो पॉलीसोम कहलाता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं पॉली राइबोसोम, ठीक है, पॉली राइबोसोम भी इसको बोल सकते हैं। तो ये एक और चीज़ थी जो इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा जो पॉली राइबोसोम है या पॉलीसोम जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये क्या करते हैं, क्योंकि ये mRNA के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो ये mRNA से ये क्या करेंगे, mRNA जो है इसको प्रोटीन में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या होगा कि जो पॉलीसोम्स जो चेन बनी राइबोसोम्स की जो चेन बनी पॉलीसोम mRNA से उसको प्रोटीन में वो कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूजन बॉडीज की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जो आपका सिलेबस है उसके अंदर ये स्पेशली दे रखा है, अलग से टॉपिक दे रखा है और उसको हम बोलेंगे इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी इसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसका क्या नाम है मैं एक बार चेक करता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको। कोई स्पेसिफिक नाम जो है इनका नहीं दिया हुआ है यहाँ पे भी, तो इनको इंक्लूसिव बॉडी के नाम से आप याद रखेंगे, ठीक है। मेन होता क्या है कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिजर्व मटेरियल। ये होता है रिजर्व मटेरियल, ये होता है जो कि इनसाइड दी, आप एक लैंग्वेज के रूप में इसको लिख सकते हैं, दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। रिजर्व मटेरियल के रूप में ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपको मैं एक तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए नोट्स की, तो जैसे ही अपना जो है पूरा का पूरा चैप्टर, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ क्लास लेना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है जब कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक जो है जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पे वो जो नोट्स हैं मैं आपको या तो कोई टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, या फिर कोई स्पेसिफिक व्हाट्सअप अकाउंट है तो मैं फिर वहाँ पे लिंक दे दूँगा। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो पहले एक बार आप मेरे को
मतलब कमेंट में आप बताइए, फिर हम उसको करेंगे। उसके लिए वो अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसको भी सोल्व करेंगे। नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे PDF बना के, ठीक है। सेल्फ हैंडमेड नोट्स वैसे अच्छे होते हैं, अगर आप अपने हाथ से बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नोट्स अलग से भी चाहिए तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, अलग से नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो इंक्लूसिव बॉडीज है के बारे में हमने जाना कि रिजर्व मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होता है। इसके अलावा साथ ही साथ ये फ्रीली लाइज होता है, मीन्स जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर खुला घूमता रहता है, ठीक है। खुला घूमता रहता है यानी यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा होता है। उसके अलावा इसके चारों तरफ कोई जो एनवेलप है, कोई जो बाउंड्री है वो नहीं पाई जाती, यानी इसको हम लिख सकते हैं अनएनवेलप्ड, ठीक है। यानी कोई बाउंड्री या कोई जो है बाउंडेशन इसके चारों तरफ नहीं होती है। तो नेक्स्ट जो है आप इसको एक बार नोट कीजिए। मैं इधर एक और चीज लिख देता हूँ कि क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या जो है इंक्लूसिव बॉडीज में हम गिनेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं वो उनको इंक्लूसिव बॉडी में हम उनकी बात करेंगे। तो वो है अपना साइनो फाइशियन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो ये 3 प्रकार के जो है इंक्लूसिव बॉडी है वो यहाँ पे उपस्थित हमको देखने को मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के पास, यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा होता है और उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो बिल्कुल बिखरा हुआ होता है। ये 3 उसके एग्जाम्पल है, उनको इंक्लूसिव बॉडी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अगर इसमें कुछ बचा हुआ है तो अब अगर प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके बारे में और कुछ चीज़ अगर बाकी है तो आप कमेंट करिए, या फिर कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट करिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम एक्सप्लेन कर देंगे उसको, और कमेंट में भी आपके रिप्लाई देता रहता हूँ। जो भी स्टूडेंट है, जो भी कोई लर्नर है, अगर वो कमेंट करता है तो मैं उसके रिप्लाई मैं देखता हूँ बिल्कुल कमेंट, और उनकी रिप्लाई भी मैं आपको देता हूँ। और कोई चीज़ अगर चेंज करनी है या फिर कुछ चीज़ों में और सुधार करना है तो आप बता सकते हैं। तो ये आपने नोट किया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ जो इसमें बाकी है उसको हम फिनिश कर लेते हैं। तो फिर ये अपना जो टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, पर ये समझने वाला टॉपिक था और लास्ट क्लास में और ये अपने 2 टॉपिक बचे हुए थे उसके अलावा। तो हमने आज कंप्लीट कर लिए। एक और चीज़ जो है कि गैस ग्रेन्यूल्स या फिर गैस वैक्यूल्स उनको बोल देंगे। ये जो है गैस वैक्यूल्स ये प्रेजेंट होंगे आपके एक तो ब्लू ग्रीन या पर्पल ग्रीन जो है, ब्लू ग्रीन या पर्पल ग्रीन जो है, दोनों प्रकार के जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। कौन से? फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, सॉरी काफी प्रॉब्लम हो रही है गले में। तो वो जो है उसके जो है अंदर गैस ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कि इंक्लूसिव बॉडी का काम करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे या तो कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वगैरह उसके अंदर पाए जाते होंगे, तो ये आप नोट कीजिए। फिर ये जो है अपना टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल ये कंप्लीट हो चुका है। हम आगे देखते हैं। अगर लास्ट जो ये टॉपिक अपना खत्म हो चुका है, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, और क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो NCERT की जो बुक है क्लास 11th की उसमें से जाके अगर किसी को फिर भी पढ़ना है, बाकी यहाँ से आपने अगर पढ़ लिया तो आप देखना, कोई भी अगर स्टूडेंट को लगे कि अभी कुछ बाकी है तो आप वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ जो है कंप्लीट यहाँ पे हो चुका। कोई टॉपिक या कोई छोटी सी क्वेरी मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं हुई होगी, बाकी नहीं है।
और सब मैंने क्लियर करवा दिया है। तो यहाँ से आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जो बताया, अगर आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए तो मैं PDF डाल दूंगा, बस एक बार आप कमेंट कीजिए और कहाँ पे जो है उसको शेयर करना है वो भी आप बताइए थोड़ा सा, ठीक है। उस हिसाब से अपन शेयर कर देंगे उसको, तो नोट कीजिएगा इसको। तो ये जो है अपना टॉपिक ये क्लियर हो चुका है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जा चुकी है अपनी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल। अब हमने अभी पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो भी चीज़ें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ी थी, ठीक है, उसके फीचर्स पढ़े हमने, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से वो हमने पढ़ा। उसके अलावा जो वो सेल है उसके क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस हैं वो हमने पढ़े। उसके स्ट्रक्चर की हमने बात की। तो बिल्कुल एज इट इज़ हम यहाँ पे बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। और इसी के साथ जैसे ये यूकैरियोटिक सेल जो है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उससे बड़ा है, मेरे ख्याल से इसमें 2 क्लासेस और लग सकती है, फिर वो एक अलग बात है। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल है इसके अंदर हम फिर सारी की सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे, इसकी भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बताऊँ आपको कि जो वहाँ पे कोशिका के जो अंग है, कोशिकांग है, वो हम अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते थे। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर हमको क्लियरली नहीं दिखाई देते, तो वहाँ पे उनको पढ़ने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यूकैरियोटिक जो कोशिका है यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम उसको स्टडी करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे, और अगर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तो कोशिकांगों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वेल डिफाइंड है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके द्वारा जब स्टडी करते हैं तो हमको आसानी से दिखाई देते हैं, तो वो हम जानते हैं। उसी के साथ हम ये बेसिक बात हो गई, तो हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक बार थोड़ा सा इंक में डाल लेता हूँ उसके अंदर। तो हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। इसकी अगर हम बात करें तो जिस प्रकार जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसके अंदर सिर्फ मोनेरा किंगडम है। पंचजगत अवधारणा अगर आपने पढ़ी हो RH वेटकर की, इंग्लिश में बोले तो 5 किंगडम थ्योरी, वो अगर आपने पढ़ी है तो उसके अंदर 5 किंगडम के भी मैंने नाम बताए थे। तो सिर्फ मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स में आता है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब यूकैरियोटिक की मैंने बात बता दी थी आपको कि यू मतलब बिल्कुल मॉडर्न जो सेल है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, आपको पता है। तो जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स और सुदृढ़ जो केंद्रक है जो उपस्थित होता है, वह कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है, ठीक है। तो हिंदी में भी आपको समझ में आ गया। इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर प्रोटिस्ट, इसके अंदर जो है फंजाई, इसके अंदर प्लांटी, इसके अंदर एनिमलिया, एनिमल्स, ये जो 4 जगत बचे हुए हैं, यानी एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा को छोड़कर सारे के सारे जो 4 किंगडम है वो हम यूकैरियोटिक सेल इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। अभी हम सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ जो प्रोटिस्ट होंगे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि जहाँ पे एक सेल जो है सिर्फ एक सिंगल कोशिका से, वो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, अगर कोई सिंगल कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो वो यूनिसेलुलर कहलाएगा ऑर्गेनिज्म। और अगर कोई एक से अधिक कोशिकाओं से, जैसे प्लांट है, फंजाई भी है और एनिमल्स भी है वो जो है मिलकर बने होते हैं एक से अधिक कोशिकाओं से, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और वो फिर एक खैर अलग बात है कि वो टिश्यू और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उनके अंदर ये है जो किंगडम्स है ये यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक की हमने पहले बात कर ली थी, वो यूकैरियोट्स में आते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस
इसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, यानी हिंदी में बोले तो लिख देता हूं मैं, कोशिकांग जो है वो एनवेलप्ड होते हैं, यानी उनके चारों तरफ जो है वो बॉर्डर या एक एनवेलप पाया जाता है और उनका निश्चित जगह उनकी होती है। ठीक है, तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक थे जो यूकेरियोटिक सेल जो है उसके अंदर ये कुछ करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, तो इनको आप नोट कीजिए। ठीक है, एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उपस्थित है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से मेरा मतलब यहाँ पे कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। यानी क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम आप जानते हैं, नहीं जानते तो फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। तो अभी आप ध्यान रखिए कि जो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल से मेरा मतलब डीएनए और आरएनए है, वो जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्कुल कंपाउंड होकर, तो उसको क्रोमोसोम हम बोलते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर 46 जो है क्रोमोसोम उनकी संख्या होती है। एक बेसिक नॉलेज है, तो आप ये नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसको हम करेंगे। अभी हमको पढ़ना है कि जो यूकेरियोटिक जो सेल है, ठीक है, ये आपने अगर नोट किया तो जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं वो, क्योंकि बेसिकली हम सिर्फ 2 टाइप की वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में ये टॉपिक दे रखा है, तो हमको अभी पढ़ना है प्लांट सेल। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो है ना एनिमल, पहले हम इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखेंगे, सेल, फिर बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। प्लांट सेल जो है इसके अंदर ये स्पेसिफिक फीचर बता रहा हूँ जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे। इधर हम बात करेंगे जो सिर्फ एनिमल सेल में बात करेंगे। बाकी जो कॉमन जो है, कॉमन जो चीज़ें मैं डायग्राम में यहाँ पे आपको बना के बताऊंगा। इसके अंदर जो है सेल वॉल उपस्थित होती है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है। दूसरा जो है इसका मेन फीचर, इसके अंदर प्लास्टिड्स उपस्थित होते हैं। यहाँ पे प्लास्टिड्स का क्योंकि कोई काम नहीं है तो ये यहाँ पे वो एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 प्रकार के जो है प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फंजाई वगैरह है उनके अंदर भी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो ये जो है क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्या होता है कि जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स अपने अंदर रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, क्योंकि क्लोरोस का जो मीनिंग है वो ग्रीन से है, तो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो रखता है क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। उसकी हम आगे स्टडी करेंगे, तब उसकी बात करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। इधर की बात करें तो इसके अंदर एक जो स्पेसिफिक चीज उपस्थित होती है वो है सेंट्रियोल। इसके अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं, तो ये भी आप नोट कीजिए। फिर हम डायग्राम की तरफ चलेंगे। तो ये आपने नोट किया होगा। अब जो है हम डायग्राम देखने जा रहे हैं प्लांट सेल का। ठीक है, मैं एक बार बना देता हूँ। आपको अगर बनाना है तो आप बना सकते हैं, मेरे ख्याल से बना लेना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट डायग्राम है और बहुत हार्ड में बताऊंगा नहीं, इजी सा डायग्राम हम बनाएंगे। ध्यान से देखिए किस प्रकार जो है। ठीक है, ये जो है न्यूक्लियस है और इसके तरफ चारों तरफ, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल है तो इसके चारों तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होगी। अभी बीच में एक और चीज मैं यहाँ पे बना देता हूँ पहले।
ठीक है, अभी हम इनकी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने इसके अंदर बनाई है। ये है अपना डायग्राम, आप फिर बना लीजिएगा। पहले ध्यान से देखिए कि मैं किस प्रकार डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि आपको आसानी होगी याद रखने में भी। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्कर अब मैं यूज़ करूँगा, अभी थोड़ा लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं लेके आऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है इसी से काम को चलाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लें। तो ये जो है वैक्यूल है, इसी के अंदर जो है यहाँ पे कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होगा, इसी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी उपस्थित होंगे कहीं ना कहीं। इसी के अंदर लाइसोसोम्स भी यहाँ कहाँ उपस्थित होंगे, यहीं कहीं इसी के अंदर गोल्जी बॉडी अगर मैं बनाऊँ तो वो भी उपस्थित होंगे। और जिसकी हमने बात की, इसी के अंदर कुछ ना कुछ क्लोरोप्लास्ट वगैरह उपस्थित होंगे। तो ये एक डायग्राम बन गया। अब इसकी हम लेबलिंग करेंगे। ठीक है, लेबलिंग से आप समझ गए होंगे कि इनके हम नाम देंगे यहाँ पे। तो जो आउटर मोस्ट जो बात की हमने, सेल वॉल यहाँ पे उपस्थित होती है। और अभी हम इनके फंक्शंस, इनके वर्क, उनकी भी हम आगे बात करेंगे, क्या इनके वर्क हैं। तो एक एक जो पॉइंट है, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर हम इनके जो ऑर्गेनल्स हैं उनको हमको पढ़ना होगा। इसी पे ये पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो चैप्टर है इसी के ऊपर पूरा का पूरा है। तो उसको हम देखेंगे। बीच की जो है, बीच में जो आपको दिख रही होगी डार्क लाइन, ये है मिडल लेमिला। ठीक है, मिडिल लेमिला इसको बोलते हैं। इनर जो लाइन है इसकी अगर बात करें तो ये है सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी में भी इनके यही नाम है, इसका नाम है कोशिका भित्ति। मिडिल लेमिला को तो मध्य पटलिका बोलते हैं, और जो कोशिका इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। बात करें ये जो है अपना केंद्रक या न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस है अपना। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में बोलते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, और इसका जो एक और नाम है कि कोशिका का शक्तिग्रह इसको बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है, यह है। इसके अलावा ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी केंद्रक। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक है। ये जो है RER, मैं यहाँ पे शॉर्ट इसीलिए लिख रहा हूँ, आप भी शॉर्ट लिख लीजिएगा भले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या जो है इनके नाम इस प्रकार मैंने क्यों लिखे। ये है SER। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हमको ये जो चीज़ें हैं ये पढ़नी है, तो आपको पता चल जाएगा। ये है वैक्यूल, इसको तो आप पता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये है लाइसोसोम, और ये जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी सेल ऑर्गेनल कोशिकांग मैंने बताए हैं यहाँ पे, सेल ऑर्गेनल्स, इनको हम आगे स्टडी करेंगे। ये है अपना गोल्जी एपरेटस। मैं इसके अंदर इंक, ये जो है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी का इसको बोला जाता है। RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो है कहीं भी राइबोसोम्स जो है वो चिपके नहीं होते। ठीक है, तो ये स्मूथ होती है। लेकिन यहाँ पे जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको बोलते हैं कठोर अंत प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, हाँ यही इसको बोलते हैं हिंदी में। इसको बोलते हैं स्मूथ को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी अंत प्रद्रव्य जालिका। तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स
जो है उसकी यूनिट्स पाई जाती है, यानी चिपके हुए होते हैं, तो इसी कारण ये कठोर होता है, इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये एक बार डायग्राम बनाइए। फिर हम बात करेंगे एनिमल सेल जो है उसके डायग्राम की। तो ये आप आराम से डायग्राम बना लीजिए। तो जो है ये जो डायग्राम है आपने बनाया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना जो दूसरी जो सेल है एनिमल सेल की, ठीक है, उसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं यहीं पे। उसके बाद हम जो है सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे, तो उनकी हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल सेल की, और इसके अंदर हमको देखिए डायग्राम वैसा का वैसा ही रहेगा, बस थोड़े से चेंज करने की। इसके ऊपर जो है माइक्रो विलाइज यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है। बाकी तो जो डायग्राम है वो बिल्कुल उसी की तरह गोल बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती क्या, यहाँ पे जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। और साइड में यहीं कहीं एक वैक्यूल पाया जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर जो है वैक्यूल जो है रिक्तिका जो है वो बीच में पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल जो है उसके अंदर छोटी रिक्तिका पाई जाती है, और यहाँ पे केंद्रक यहाँ पे बीच में पाया जाता है। ये जो है न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ भी बिल्कुल वैसे ही अपनी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी लेयर्स बनी हुई होनी, बीच में कहीं न्यूक्लियस उपस्थित होता है, और ये केंद्रक झिल्ली भी यहाँ पे हमको पाई जाती है, देखने को भी मिलती है। यहाँ पे ये जो है ये पूरा का पूरा, यहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा सेक्शन ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये जो है बीच में ब्लैक ब्लैक ये न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रक और केंद्रका इसको शायद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे जो है वही माइटोकॉन्ड्रिया हमको बनाना पड़ेगा। ये जो है अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये क्योंकि डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हम देखेंगे कि दो झिल्लियाँ इसमें पाई जाती है, ठीक है। आउटर लेयर अलग होती है, इनर लेयर अलग होती है। यहाँ पे लाइसोसोम्स पाए जाएंगे, वही यहाँ पे भी राइबोसोम्स पाए जाएंगे ईआर के ऊपर, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। स्पेशल जो चीज़ थी यहाँ पे सेंट्रियोल, तो यहीं कहीं वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगी हमको, ठीक है। यहीं कहीं वो भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगी, जिसको हम आगे और भी डीपली स्टडी करेंगे। सारी चीज़ें थी वही एक इधर कहीं, एक मिनट इसको लाइसोम इधर बना देता हूँ, यहीं कहीं जो है गोल्जी एप्रेटस भी पाया जाता है, वही सेम स्ट्रक्चर है। तो ये है अपना वैक्यूल, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल हो गया, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, ये जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका नाम है सेंट्रियोन। बाकी आप खुद भी डिनोट कर सकते हैं, ये है अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं नीचे है अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऊपर जो है माइक्रो विलाइज जो है वो निकली हुई होती है, इनका अलग फंक्शन है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो इसका भी जो है आप डायग्राम नोट कीजिए, ये गोल्जी एप्रेटस है, आपको पता है। तो अभी आप इतनी छोटी क्लासेस में नहीं है, इस सब के नाम अगर मैं यहाँ डिनोट ना करूँ तो आप उनको ना लिख पाएँ, तो ठीक है। तो कुछ उससे क्या होगा, आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। तो आप एक बार डायग्राम बनाइए, ठीक है। और ये जो नाम मैंने बताए हैं 5-6 जितने भी नाम हैं, इनको आप डिनोट कीजिए, जो नहीं है उसको भी आप लिख लीजिएगा, ताकि जो बेसिक्स हैं आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये डायग्राम आप बनाइए, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। आज जो है मेरे ख्याल से क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसके बाद जो है हम सेल वॉल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम जो
सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में बचे हुए टॉपिक्स जो है के बारे में उनको हम देखेंगे। तो आप ये एक बार नोट कीजिए, ये आपने नोट किया होगा। अब हम बात तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे सीधे सेल ऑर्गेनल्स जो है उनकी, कि कौन कौन से जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग है, वो यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। क्योंकि हमने तो प्लांट और एनिमल सेल जो थी उन दोनों के डायग्राम हम देख चुके हैं, तो हम सीधा बात करेंगे यूकेरियोटिक जो सेल है इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स जो पाए जाते हैं उनकी। सबसे पहला जो ऑर्गेनल है उसकी अगर हम बात करें तो वो आता है सेल वॉल। आप टॉपिक डाल लीजिए सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल्स, ठीक है। हिंदी वालों की अगर बात करें तो वो डालेंगे कोशिकांग जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। तो मैं पहला जो कोशिकांग है उसकी हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की, सेल वॉल की हम बात करेंगे। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें तो पहली बात ये जो है डेड होती है, क्योंकि ये नॉन लिविंग होती है, और ये रिजिड होती है। रिजिड यानी कठोर ये होती है, ठीक है। दो चीज़ें बिल्कुल बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे तो समझने के लिए। लेकिन डेड है, रिजिड ये है, ऐसी स्ट्रक्चर ये उपस्थित होती है सिर्फ किसमें, प्लांट सेल सेल एंड फंजाई के अंदर, ठीक है। अंदर प्लांट सेल और फंजाई के अंदर केवल पाया जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या इसके वर्क हैं, तो ये क्या करता है कि सेल को प्रोवाइड करवाता है, एक तो सेफ, ठीक है, एक तो सेफ उसको प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा जो है प्रोटेक्शन उसको देगा, प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करवाएगा सेल को, और दूसरा जो है सेफ उसको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो एक बार ये नोट कीजिए आप। फिर सेल वाल जो है इसको हम पूरे इस पे सबको मिटा के उस पर कंप्लीट जो है एक ही बार में हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो एक बार यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो ये आपने नोट किया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको पता है टॉपिक क्या चल रहा है अपना, सेल वॉल जो है वो टॉपिक अपना चल रहा है, जो कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। हमने डायग्राम उनके देखे। आगे हम अगर बात करें किसके अंदर पाए जाते हैं, रिजिड ये स्ट्रक्चर है, कोशिका जो भित्ति है जो रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल जो है रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उसकी हमने बात कर ली। अब आगे हम बात करें कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं एक कोशिका को, जो एक शेप ये प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो हमने बात कर ली। आगे जो है हम देखते हैं कि है वो जो है उसकी जो कंपोजिशन है, यानी किस किस चीज़ के अंदर किन किन केमिकल्स या किन किन मॉलिक्यूल से वो बनी होती है, उसकी हम इसके अंदर बात करेंगे। सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, यानी अवयव क्या क्या है उसके, कोशिका भित्ति के, हिंदी वाले लिख सकते हैं कोशिका भित्ति के अवयव, वो किस किस चीज़ों से बनी हुई होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन एल्गी, एल्गी यानी शैवाल, अगर शैवाल की हम बात करें तो शैवाल के अंदर ये पाई जाती है सेलुलोज, ठीक है, गेलेक्टेंस, मेनेंस एंड मिनरल्स। और मिनरल्स में मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है। तो जो है शैवाल जो है दिख रहा होगा कि जो शैवाल है वो उसके अंदर जो है सेल वॉल जो है उसके अवयव जो है क्या क्या उपस्थित होते हैं, किन किन से वो बनी होती है। सेल्यूलोज हो गया, गेलेक्टेंस हो गया, मेनेस हो गया और मिनरल्स हो गया, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं और उससे ये बनी हुई होती है। अब अगर बात करें दूसरे नंबर पे प्लांट की, प्लांट सेल के अंदर किस किस से ये बनी हुई होती है, प्लांट जो है उनके अंदर ये बनी हुई होती है किन किन से, एक तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, पेक्टिन्स
पेक्टिन हो गया एंड कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनसे मिलकर ये बनी हुई होती है। ठीक है, तो प्लांट्स की अगर हमने बात की तो प्लांट में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और कुछ प्रोटीन होते हैं, उनसे ये मिलकर बनी होती है। थर्ड पे अगर हम बात करें तो फंजाई जो है, इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं शैवाल, कवक, कवक इसको बोला जाता है हिंदी में। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है किन किन चीज़ों से ये बनी हुई होती है, तो ये जो है काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, काइटिन की ये बनी हुई होती है। तो एक बार आप इन तीनों चीज़ों को नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है कंपोजिशन इसका कंप्लीट होता है, किन किन चीज़ों से बनी हुई होती है, फिर आगे और जो चीज़ें बची हुई है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार नोट कीजिए। तो ये आपने जो है नोट किया होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो बिल्कुल न्यू सेल होती है, जो नई कोशिका होती है प्लांट सेल में, जैसे कोई न्यू सेल बनी है तो उसके अंदर जो है सेल वॉल जो है, और अगर नई नई यंग जो सेल है उसके अंदर बनी है तो वो जो सेल वॉल है प्राइमरी वॉल कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई ये प्राइमरी वॉल बन गई, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर हमने देखी थी बाहर की साइड, तो ये जो प्राइमरी वॉल बन गई बाहर, तो भी जैसे जैसे ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होगा कि इसके अंदर ग्रोथ होगी, तो जो प्राइमरी वॉल है वो आसानी से टूट सकती है, धीरे धीरे वो ग्रो करेगी सेल, तो उसको जगह वो दे देगी। लेकिन एक टाइम के बाद जब ये सेल जो है मेच्योर हो जाएगी, जब मेच्योर हो जाएगी सेल, ठीक है, और जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी एक टाइम के बाद, तो ये जो है प्राइमरी वॉल, सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी उसके अंदर बदल जाएगी, यानी सेकेंडरी वॉल उसको हम बोल देंगे। और उसकी जो ग्रोथ होती है वो इनर साइड होती है। ठीक है, जो सेल है उसके इनर साइड उसकी ग्रोथ होती जाती है। कुछ नहीं होता, जो है सेल है उसका जो कम एक्सक्रेटरी मटेरियल है वो वहां पे जमा होता जाता है, डिकम्पोजिशन होती जाती है, किसी भी अनवांटेड मटेरियल की, जैसे काइटिन या हेमी सेलुलोज या सेलुलोज वगैरह हो गए, तो वो जमा होते जाते हैं और फिर सेकेंडरी वॉल वो कहलाती है। तो एक छोटी सी चीज़ थी, ये मैंने आपको बता दी। एक और चीज़ जो है बताने के लिए, अगर आप ये चीज़ें नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, कि जो मिडिल लेविला है इसकी अगर हम बात करें, मिडिल लेविला, इसकी अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। मिडिल लेविला जो है ये लेयर है, ये लेयर होती है किसकी, कैल्शियम पेक्टाइड की, जो है लेयर होती है कैल्शियम पेक्टाइड की। और इसका क्या काम है, मिडिल लेमिला जो है मैंने बताई थी आपको, ये जो है बीच में ये मिडिल लेमिला उपस्थित होती है। ये क्या करती है, दो जो सेल हैं देखिए, यहाँ जो है ये एक सेल के हमने स्ट्रक्चर देखी, तो इधर भी कोई सेल होगी, इधर भी कोई सेल और इधर भी कोई सेल, बिल्कुल पास पास होंगी। तो अगर ऐसे पास पास सेल है यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोई, तो मिडिल लेमिला जो है उन कोशिकाओं को होल्ड करके रखती है, यानी पकड़ के रखती है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी इसके अंदर, यानी वो अटैच करके रखती है। एक और जो चीज है प्लाज्मो डेस्मेटा, ठीक है, ये एक और नई वाला, अगर आपको लग रही है कि ये क्या नई चीज आ गई सर, तो ये क्या है पता है, प्लाज्मो डेस्मेटा क्या होता है कि जो सेल है इसके अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन सिर्फ होती है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसके अंदर उपस्थित होती है सेल वॉल। और एक बार जो है सेल वॉल की अगर उम्र हो गई कोई सेल की, तो फिर वो हार्ड हो जाएगी, वो रिजिड हो जाएगी, वैसे भी वो डेड होती है, रिजिड भी होती है, तो वहाँ पे किसी प्रकार का जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है सेल के बाहर या अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का वो आसान नहीं होता या नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है अपनी, यहाँ से तो ये तो क्या है सेमी परमिएबल होती है या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है इसको बाहर निकाल सकती है, सॉरी जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है उसको ये बाहर निकाल सकती है सेल के, या फिर जिस चीज़ की बाहर से आवश्यकता होती है तो वो उस चीज़ को अंदर ले सकती है। लेकिन जो है इसके बाहर मिडिल लेमिला है, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट की वो बनी हुई होती है, तो वो भी रिजिड स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो है सेल वॉल उपस्थित होती है प्लांट सेल में। ये जो दोनों जो है ये परमिएबिलिटी का वर्क नहीं करती, ठीक है, परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता इनमें नहीं होती, यानी सेल के अंदर बाहर ये चीज़ों को आने जाने नहीं देती। तो क्या होता है इनके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा, यहाँ पे यानी अगर मैं यहाँ पे गैप बना दूँ, ऐसे रास्ते जो है ये दो सेल हैं इनको जोड़ने का जो काम करेंगे, जैसे टनल होती है ना, टनल सुरंग जो होती है, दो
पहाड़ के बीच में से निकाल दी, तो वैसा जो है जहाँ पे ऐसे प्लाज्मोडेस्मेटा यानी कि ब्रेक डाउन रहता है बीच बीच में सेल वॉल और मिडिल लेमिला का, उस पे क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटा उनको बोला जाता है। वहाँ पे क्या होता है वो जो छेद हैं दो सेल्स को जोड़ते हैं, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे वो कर सकते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास ये हो चुकी है। तो जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट हम देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो सेल वॉल जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। तो एक जो ऑर्गेनल है सेल ऑर्गेनल, यूकेरियोटिक जो सेल है इसको हमने स्टार्ट किया है, और जो सेल ऑर्गेनल है एक सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं वो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें सेकेंड नंबर का जो सेल ऑर्गेनल है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं कह रहा था नोट्स की, तो आप बता दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे हम नोट्स शेयर कर सकते हैं, और पीडीएफ जब जैसे चैप्टर आपका कम ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी जो है नोट्स की पीडीएफ शेयर कर देंगे, या टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बना के, या फिर आप बताइएगा उस हिसाब से। तो ये जो है अपना चैप्टर, सॉरी, तो ये जो है आज का अपना यूकेरियोटिक जो सेल है ये हमने स्टार्ट कर दिया है, और इसकी स्टार्टिंग लगभग काफ़ी हो चुकी है, और स्ट्रक्चर हमने देख लिया प्लांट और एनिमल सेल की। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आगे आपको नहीं होने वाली, जस्ट सेल ऑर्गेनल्स तो हमको पढ़ने हैं, मेरे ख्याल से वो 2 क्लासेस में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 क्लासेस तो भी लगेंगी उनके अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी जो सेल ऑर्गेनल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फ्लूइड मोजेक मॉडल है जो निकोलसन और सेंगनर ने दिया था, तो उसको हम पढ़ेंगे, 1972 में वो दिया था, तो उसको हम पढ़ेंगे आगे, और यही सारी चीज़ें जो है हमको पढ़नी है आगे जाके नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, और सब घर पे रहिए, बेहतरीन अच्छे से पढ़िए। आज क्लास को यही ख़त्म करते हैं।